हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं चैप्टर 4 का पार्ट 3। इससे पहले दो पार्ट में हमने मोस्टली पोर्शन कवर कर लिया था। हमारे दो टॉपिक बचे हुए हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, जो हम आज की क्लास में कवर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले हम करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। आप जो भी इसके पॉइंट्स पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस के, आप उनमें कीवर्ड्स को चूज करेंगे। आप जो क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है उसके अपने हिसाब से केस स्टडी बनाएंगे खुद से और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो करते हैं स्टूडेंट स्टार्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। मैं ये जो पॉइंट आपके यूज कर रहा हूँ ये सारे आपके एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं। शायद आपके बुक्स में भी यही पॉइंट मिलेंगे आपको, तो आप इनको देख लीजिए पॉइंट को, और पॉइंट क्या करना चाह रहा है इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना आपको। तो पहले देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट हमारा दे रखा है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। ये पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से देखिए। प्लानिंग होता है वो हमारे को डायरेक्शन देता है। अब डायरेक्शन मीन्स क्या होता है? डायरेक्शन मीन्स होता है हैव टू डू एंड हाउ टू डू। बस हमें कैसे करना है, क्या करना है। हमने ये चीज़ पहले भी पढ़ी थी जब हमने प्लानिंग का मीनिंग किया था कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। ये सारी चीज़ें प्लानिंग में हमने कवर की थी उसके मीनिंग में। तो वही बात यहाँ पे है कि प्लानिंग हमारे को क्या देता है, डायरेक्शन देता है। अब डायरेक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है, प्लानिंग क्यों देते हैं? क्योंकि आपको पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स वर्क करते रहते हैं, सबकी अपनी अपनी डायरेक्शन होती है। तो मैं आपको एक लाइन यहाँ पे देख रहा हूँ, आप इस लाइन को देखिए ध्यान से। कई बार केस स्टडी में ये लाइन डेटो आ जाती है। इफ देयर आर नो एनी प्लानिंग, employees would be working in different direction. Would be working in different direction. different डायरेक्शन में वो काम करने लग जाते हैं अगर वहाँ पे प्लानिंग नहीं है तो अब ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। तो प्लानिंग क्या करता है, तो यहाँ लिखिए प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एक्शन। प्लानिंग इसके लिए डायरेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। तो ये इसमें मेन बात आ रही है कि प्लानिंग हमारे को डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है कि हैव टू डू एंड हाउ टू डू। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है कि इफ देयर आर नो एनी प्लानिंग, एम्प्लॉय वुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। डिफरेंट डायरेक्शन में वर्क करेंगे तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर गाइड की जरूरत होगी, डायरेक्शन की जरूरत होगी, जो हमें कौन प्रोवाइड कराएगा, प्लानिंग प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो कि प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एक्शन, कि हमें क्या काम करना है। तो इस हिसाब से हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंस करते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंस, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अब आपको पता है कि प्लानिंग किसके लिए की जाती है, हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है। और फ्यूचर का और रिस्क का क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्शन है। क्योंकि जब भी कोई काम फ्यूचर में किया जाता है तो वहाँ पे कुछ न कुछ प्रोबेबिलिटी रहेगी रिस्क की। देखिए हमारा फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है, तो वहाँ पे रिस्क की पॉसिबिलिटी तो है ही है। क्योंकि जब अनसर्टेनिटी सिचुएशन में हम काम कर रहे हैं तो कम या ज़्यादा रिस्क तो वहाँ पे पॉसिबल है।
तो इस रिस्क को क्या करता है प्लानिंग, रिड्यूस करता है। अब कैसे रिड्यूस करता है, अब आप इसको लिखिए रिड्यूस कैसे करता है, बाय डिसाइडिंग इन एडवांस, एडवांस में डिसाइड करके। जब वो डिसाइड करता है कुछ फ्यूचर के लिए तो कुछ अजम्पशन भी यूज करता है, विद सम अजम्पशन। आप ये बातें लिख लीजिएगा। प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अब रिस्क क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि फ्यूचर में जो भी हमारी कंडीशंस है वो अनसर्टेन है, उसके बारे में कोई फिक्स नहीं है, तो रिस्क की पॉसिबिलिटी वहाँ पे है। तो प्लानिंग के थ्रू उसको रिड्यूस किया जाता है। और रिड्यूस कैसे किया जाता है, डिसाइडिंग इन एडवांस। हम एडवांस में डिसाइड करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं उस चीज़ को, प्रेडिक्शन करते हैं फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन हम कुछ अजम्पशन भी इसमें यूज करेंगे, तो विद सम अजम्पशन। तो आप ये चीज लिख लीजिएगा, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते कि वो चेंज, अब आपको पता है कि फ्यूचर में चेंज होता है। एक चीज और लिखिए, फ्यूचर में चेंज होता रहता है, तो प्लानिंग चेंज को एलिमिनेट नहीं कर सकता, प्लानिंग चेंज को एलिमिनेट नहीं कर सकता, लेकिन इसको प्रॉपर्ली एंटिसिपेटेड करके वो इस चेंज की वजह से जो भी रिस्क आ रहा है उसके रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। मीन्स रिड्यूस कर द रिस्क, रिस्क को रिड्यूस कर सकता है वो, कैन नॉट एलिमिनेट द चेंज। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ चुका है। आप इसमें मेन तो देखिए कि प्लानिंग रिड्यूस करता है किसको, रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। सबसे पहले तो ये लिखना है कि ये रिस्क होता है, कैसे क्रिएट किया होता है, तो ये फ्यूचर की वजह से क्रिएट होता है रिस्क। इसको रिड्यूस करता है, कैसे रिड्यूस करता है, बाय डिसाइडिंग एडवांस विद सम अजम्पशन। और एक आप लाइन और लिख दीजिए कि जो प्लानिंग होता है वो वर्क इन फ्यूचर एंड देयर आर वेरियस चेंज एंड प्लानिंग कैन नॉट एलिमिनेट द चेंज बट रिड्यूस द रिस्क। वो क्या कर सकता है, रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस थर्ड, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग रिड्यूस, देखो पहले वाला पॉइंट भी रिड्यूस का था, ये भी रिड्यूस का है, तो हम इसको साथ साथ कर रहे हैं, तो याद रह जाएगा आपके। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, वेस्टफुल एक्टिविटीज। अभी क्या होता है ओवरलैपिंग और क्या होता है वेस्टफुल एक्टिविटीज, देखिए ध्यान से। एक हमने कंसेप्ट पढ़ा था कोऑर्डिनेशन, एक हमने कंसेप्ट पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन मीन्स क्या था, इंटीग्रेशन था एफर्ट्स का, इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स। मीन्स बहुत सारे इंडिविजुअल्स जब काम कर रहे हैं तो उनके जो एफर्ट्स है उसमें इंटीग्रेशन करना जरूरी होता है, इंटीग्रेशन करना जरूरी होता है, तभी वहाँ पे कोऑर्डिनेशन होता था। अगर उनके एफर्ट में इंटीग्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ बंदे होते हैं या कुछ एक्टिविटी होती है जो दो बार हो जाती है। जैसे मान लो इजी एक्टिविटी है वो तो दो बार होगी, उसको सारी करना चाहेंगे, जबकि कुछ मेटलिटी एक्टिविटी है या थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप की है उसको कोई नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, रिसोर्स वेस्ट हो रहा है सारा। इससे क्या हो रहा है, हमारा रिसोर्स वेस्ट हो रहा है, क्योंकि सारी ही एक्टिविटी कौन सी हो रही है, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मीन्स होता है एक दूसरे के ऊपर लैप हो जाना। मान लो कोई एक काम किया हुआ उसके ऊपर फिर काम कर देना, ठीक है ना, उसी काम को रिपीट करते रहना। इससे क्या होता है, और काम है वो होगा नहीं और ये काम बहुत बार हो जाएगा। मीन्स अल्टीमेटली हमारे रिसोर्स का वेस्ट हो जाएगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स है या जो भी रिसोर्सेज है, मेन मटेरियल मनी मशीन, तो वो सारा सारा क्या हो रहा है, यहाँ पे वेस्ट हो रहा है। तो प्लानिंग इस वेस्टेज को क्या करता है, खत्म करता है। प्लानिंग में हम सिस्टमेटिक प्लान करेंगे, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं, ये मैंने एग्जांपल दिया था, आप इस एग्जांपल को देख लीजिएगा। वर्कर्स में यहाँ पे हम मैनेजर भी लिख देंगे, नॉन मैनेजर भी आ जाएगा, एम्प्लॉय भी आ जाएगा, सारे इसमें आ जाएंगे। इफ वर्कर्स आर फॉलोइंग कोर्स ऑफ एक्शन, आर फॉलोइंग course of action
में जो भी वो काम करें अकॉर्डिंग टू प्लान, अकॉर्डिंग टू प्लान देयर विल बी इंटीग्रेशन, देयर विल बी इंटीग्रेशन इन एक्टिविटीज। जितने भी एक्टिविटीज है सब में क्या रहेगा, इंटीग्रेशन रहेगा। तो ओवरलैपिंग और वेस्टेज फुल एक्टिविटीज की जो समस्या है वो आएगी। तो ये क्या बताना चाह रहा है, आप समझ में आ गया कि अगर वर्कर है वो जो भी कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे उसमें अगर प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे तो वहाँ पे जो एक्टिविटी होगी उसमें इंटीग्रेशन आएगा। इंटीग्रेशन मीन्स रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। जब इंटीग्रेशन होगा तो ओवरलैपिंग एक्टिविटी नहीं होगा वहाँ पे, मीन्स एक दूसरे का अपोजिट है। अब मैं आपको इसको एक अच्छा सा एग्जांपल समझाता हूँ। आपके स्कूल का एग्जांपल, टाइम टेबल बनते हैं। अब देखिए अगर आपके क्लास में टाइम टेबल नहीं होता तो क्या होगा, कुछ टीचर होंगे वो 2-2 लेक्चर लगा लेंगे, कुछ टीचर होंगे वो एक बार क्लास नहीं लगाएंगे, ठीक है। कुछ बच्चे होंगे वो क्लास में होंगे, कुछ बच्चे क्लास में नहीं होंगे, क्योंकि वहां पे कोई प्लान फॉलो हम नहीं कर रहे, कोई प्लान के हिसाब से नहीं चल रहे, अपने हिसाब से चल रहे। तो टाइम टेबल इज ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्लानिंग फॉर कोर्स ऑफ एक्शन। मीन्स कोर्स ऑफ एक्शन के लिए ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है टाइम टेबल का, क्योंकि इससे हमारी जो एक्टिविटी है वो ओवरलैपिंग नहीं होती है और ना ही इससे वेस्ट होती है हमारी एक्टिविटी। कोई भी टीचर 2 बार क्लास नहीं लेगा, या जिसका मतलब पीरियड के हिसाब से वो क्लास लेंगे सारे, और कोई भी क्लास खाली भी नहीं जाएगी। तो ये टाइम टेबल बेस्ट एग्जांपल है, आप इसको याद कर लीजिए और कोई भी केस स्टडी है उसमें देख लीजिए कि इस तरह की इसमें बातें हो रही है क्या, इंटीग्रेशन का या इस तरह का कोऑर्डिनेशन की बातें हो रही है। तो वहाँ पे ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी को रिड्यूस वाला हमारा जो इंपॉर्टेंस है वो कवर होगा, ठीक है ना। तो इसका कीवर्ड्स मैं आपको बता दिया मैंने, एक तो इंटीग्रेशन इसका कीवर्ड्स है और एक कोऑर्डिनेशन वाला। अगर क्वेश्चन में कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, एफर्ट्स की बात हो रही है कि उसको इंटीग्रेट किया जाए, उनको साथ लिया जाए, उसको हार्मोनाइज किया जाए, तो वहाँ पे ये हमारा इंपॉर्टेंस प्लानिंग, रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज हमारा आ जाएगा। फोर्थ इंपॉर्टेंस, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। ये तो हमने मीनिंग में पढ़ लिया था कि प्लानिंग रिलेटेड टू क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, ये हमने पढ़ा था। प्लानिंग का जो हमने कंसेप्ट मीनिंग याद किया था। तो इसमें क्या होता है, प्लानिंग में हायर थिंकिंग की जरूरत होती है और ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होती है, ठीक है। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कोप होता है कोई बेटर आइडिया को फाइंड करने का, बेटर मेथड को फाइंड करने का। सो इट प्रमोट इनोवेटिव आइडिया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए, प्लानिंग रिक्वायर्स हाई थिंकिंग, प्लानिंग में हाई थिंकिंग की जरूरत होती है, एंड इट इज मेंटल प्रोसेस। ये हमने फीचर पढ़ा था दोनों, ये मेंटल प्रोसेस होती है। तो देयर आर ए ग्रिड स्कोप। अगर ये दोनों चीज होगी तो वहां पे क्या होगा, एक बहुत बड़ा स्कोप होगा। किस चीज का स्कोप होगा, ऑफ फाइंडिंग बेटर आइडिया, बेटर मेथड, ठीक है ना। आप कुछ नया करोगे, वहां पे बेटर आइडिया है आपके पास में, बेटर मेथड होगा, तो ये क्या होता है, सारे इनोवेटिव होते हैं। तो प्लानिंग इनोवेटिव को क्या करता है, प्रमोट करता है। आप प्लानिंग में क्या करोगे, सोचोगे, आपके पास अल्टरनेटिव होगा, आप उस अल्टरनेटिव को यूज करोगे, आप उसमें देखोगे इसमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है उसका। तो वहां पे एक तरह से क्या हो रहा है, स्कोप आ रहा है आपके पास में कुछ नया करने का, कुछ नया मेथड जनरेट करने का, कुछ नया आइडिया लाने का, ताकि जो हमारी प्रोसेस है वो अच्छे से हो सके।
और हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो सके, जो हमने प्लानिंग में सेट कर रहे हैं। तो कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड किया जाता है, तो सारा यही चीज़ देखा जाता है। तो ये आप देख लीजिए, प्लानिंग रिक्वायर हाई थिंकिंग या हाई लेवल ऑफ थिंकिंग, एक मेंटली प्रोसेस होती है। इन दोनों की वजह से वहाँ पे क्या होता है, ग्रिड स्कोप होता है किस चीज़ का, बेटर आइडिया बेटर मेथड का। इस हिसाब से ये पॉइंट बना हुआ कि आप इसको याद कीजिए। पहले ये याद कीजिए कि दो चीज़ होता है, इसको प्लस करने से आपका स्कोप बढ़ता है। किस चीज़ का स्कोप बढ़ता है, फिर बेटर आइडिया एंड बेटर मेथड का स्कोप बढ़ता है। तो आपको एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करना, लेकिन इतना एक्सप्लेन करना है कि एग्जामिनर को आराम से समझ में आ जाए कि आप क्या करना चाह रहे हो। नाउ पॉइंट नंबर 5, प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। मीन्स प्लानिंग क्या करता है कंट्रोलिंग के लिए। कंट्रोलिंग भी हमारा क्या एक फंक्शन है, उसके लिए क्या करता है, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मीन्स उसके लिए टारगेट तैयार करता है कौन, प्लानिंग। तो प्लानिंग होता है वो कंट्रोलिंग फंक्शन, हमारा जो लास्ट फंक्शन है हम पढ़ेंगे बाद में, उसके लिए स्टैंडर्ड सेट करता है कि आपको कंट्रोल करोगे तो उसका बेस क्या रहेगा। तो कैसे करता है, उसके लिए मैं आपको कंट्रोलिंग का प्रोसेस बताता हूँ थोड़ा सा, आप उसको समझिए। बाकी हम पूरा डिटेल उस कंट्रोलिंग के चैप्टर में करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, कंट्रोलिंग में क्या होता है, सबसे पहले हम टारगेट सेट करते हैं या स्टैंडर्ड सेट करते हैं। उसके बाद में हम एक्चुअल में वर्क करते हैं, मीन्स एक्चुअल परफॉर्मेंस करते हैं। फिर हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर किसको किससे करेंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। हम ये चेक करने के लिए जो हमने सोचा था वो काम रियल में हो रहा है या नहीं हो रहा, इसके लिए हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, ये आप नोट कर लेना। फिर हम उसमें क्या करेंगे, फाइंड द वेरिएशन। फाइंड द वेरिएशन, वेरिएशन मीन्स होता है डिफरेंस। अगर वहाँ पे कोई डिफरेंस आ रहा है तो उसको चेक करेंगे कि क्या है डिफरेंस, ये प्लस का आ रहा है माइनस का आ रहा है, और फिर उसका रीजन फाइंड करेंगे कि उसका रीजन क्या है, और फिर उसका रेमेडियल मेजर्स लेंगे ताकि वो फ्यूचर में रिपीट ना हो। तो ये हमारे है कंट्रोलिंग प्रोसेस, जो हम कंट्रोलिंग चैप्टर में करेंगे। लेकिन इस प्रोसेस में आप एक चीज देखिए, हम जब ये कंट्रोलिंग कर रहे हैं, अगर हमारे पास ये टारगेट नहीं है, अगर हमारे पास ये टारगेट नहीं है, तो क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि हम इंश्योर कर सकते हैं कि हम जो टारगेट है उसको अचीव कर लिया या नहीं कर रहा, या हमारी परफॉर्मेंस बेटर है या डाउन है, कुछ पता नहीं लगेगा जब तक हमारे पास टारगेट नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है। और स्टैंडर्ड का काम किस में होता है, स्टैंडर्ड कौन फिक्स करता है, स्टैंडर्ड फिक्स करता है प्लानिंग। तो प्लानिंग एक तरह से क्या कर रहा है, कंट्रोलिंग के लिए हेल्प कर रहा है कि हम आपको स्टैंडर्ड सेट कर देंगे, आप इंश्योर करिए कि वो जो स्टैंडर्ड हमने सेट किए हैं वो आपने अचीव किए या नहीं किए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले हम कंट्रोलिंग से स्टार्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग मीन्स क्या होता है, कंट्रोलिंग मीन्स में अभी हमने पढ़ा था कंपैरिजन बिटवीन किस में कंपैरिजन हमने किया था, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। And if there is variation, if there is variation मतलब कोई भी डिफरेंस आया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने सोचा था कि एक दिन में 10 चेयर बनेगी 8 आवर के टाइम में, लेकिन एक्चुअल में जो चेयर का जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ वो 7 ही हुआ। तो यहाँ पे वेरिएशन आ गया कितने का, 3 चेयर माइनस का। तो ये वेरिएशन है, ठीक है। If there is variation, we find out the region. We find out the region. हम क्या करेंगे, रीजन को फाइंड आउट करेंगे,
वही मैं देखो मैंने सारा उसको पैराग्राफ में लिख दिया जो मैंने प्रोसेस समझाई थी आपको। तो ये टॉपिक आपको आगे भी काम आने वाला है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लें। एंड टेकिंग रेमेडियल मेजर्स लिख दो, एंड टेकिंग रेमेडियल मेजर्स। तो ये तो थी हमारी कंट्रोलिंग की सारी बात जो हमने लिख ली कि हम क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे किसका, स्टैंडर्ड का, किससे, एक्चुअल से। और इफ देयर इज डेविएशन, अगर डेविएशन आ रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, रीजन को फाइंड करेंगे और रेमेडियल मेजर्स लेंगे। अब आप इसमें लिखिए इफ देयर आर नो एनी प्लानिंग। अब इसको से करेक्ट कर दीजिए, इफ देयर आर नो एनी प्लानिंग we have no base to compare, no base to compare। ये बात इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा कि अगर हमारे पास ठीक है नो बेस टू कंपेयर, और अगर हमारे पास कोई बेस नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो फिर हम कंट्रोलिंग नहीं कर पाएंगे, हमारा मैनेजमेंट बेटर तरीके से नहीं हो पाएगा। तो ये आप लाइन लिख लीजिएगा, पहले आप कंट्रोलिंग के बारे में एक्सप्लेन कीजिए और फिर नीचे एक लाइन लिख दीजिए तो उसकी इंपॉर्टेंस को शो करती है कि इफ देयर आर नो एनी प्लानिंग वी हैव नो बेस टू कंपेयर, वी डू नॉट नाउ अबाउट आउटपुट वेदर it is adequate or not। बस ये सही है या गलत है हमें पता ही नहीं लगेगा कुछ भी। इस हिसाब से आपको क्या करना है, इस लाइन को एक्सटेंड करना है, उस चीज को क्लियर करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा 5th पॉइंट हो चुका है और 6th में मैं दिखा रहा हूँ जो सबसे आपका फेवरेट पॉइंट है इंपॉर्टेंस का, हेल्प इन achieving the objective of organization। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में हमारे को क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो ये फेवरेट पॉइंट है, कोई भी इंपॉर्टेंस आए उसमें ये जरूर लिख दो, हेल्प इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टूडेंट्स ये हमारी इंपॉर्टेंस कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम आज का हमारा लास्ट टॉपिक और चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग करेंगे। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग में बहुत बार केस स्टडी आती है, तो आप इसके जो 4-5 पॉइंट है आप उसको अच्छे से देखिएगा। देखिए कोई भी लिमिटेशन हो उसमें 2 आपके लिमिटेशन हर बार रहती है, कोई भी आप काम करोगे तो एक तो रहता है इन्वॉल्व हाई कॉस्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो पहले हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं। हर फंक्शन की एक लिमिटेशन है, क्योंकि जब हम कोई भी काम करेंगे तो वहाँ पे कॉस्ट तो अल्टीमेटली आपको पता है कि ज़्यादा आएगी, प्लस में टाइम भी कंज्यूम होगा, तो वो सारी चीज़ें इसमें आप लिख देना। तो फर्स्ट लिमिटेशन हम ये लिखेंगे कि इन्वॉल्व हाई कॉस्ट। इसमें क्या होता है, हाई कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। ठीक है, अब हाई कॉस्ट कैसे इन्वॉल्व होती है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारा इसमें प्लान, बहुत सारे साइंटिफिक कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, फैक्ट्स फिगर्स को चेक करना पड़ता है। तो इन सब की वजह से क्या होता है, ये फ्री में थोड़ी होता है, इनका पैसा लगता है। तो पैसा लगता है तो ये क्या हो जाएगा, हाई कॉस्ट आता है। तो आप क्वेश्चन में देख लेना, अगर आपको क्वेश्चन में केस स्टडी में ये लिखा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया या हमने किसी बंदे को अपॉइंट किया है वहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि जनरली हमें प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है। आप प्रोफेशनल वर्ड भी लिख सकते हो, ठीक है ना। आप लिख सकते हो प्लानिंग इज ए मेंटल प्रोसेस, सो वी नीड सम प्रोफेशनल। हमें कुछ प्रोफेशनल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना।
किस लिए? टू कैरी ऑन दिस प्रोसेस, टू कैरी ऑन दिस प्रोसेस, उस प्रोसेस को कैरी ऑन करने के लिए हमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी और ये सारा क्या करेगा, हमारी कॉस्ट को बढ़ा देगा। ठीक है। सेकंड इसी से मिलता जुलता पॉइंट है टाइम कंज्यूमिंग। ये बात आप सेम टू सेम उसमें भी लिख सकते हो। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको पता है कि जब प्लान को ड्रॉ किया जाता है तो सो मच टाइम। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, व्हेन प्लान टू बी ड्रॉन टेक सो मच ऑफ टाइम। वहाँ बहुत सारा टाइम लगता है जब प्लान को ड्रॉ किया जाता है, तो इसलिए क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो ये तो थी हमारी दो सिंपल इसकी लिमिटेशंस। थर्ड हम लिमिटेशन करेंगे जो हमारी केस स्टडी में आती है। ये तो केस स्टडी में बहुत कम आती है ये पॉइंट्स। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। मीन्स आप ये भी लिख सकते हो, प्लानिंग इज नॉट फ्लेक्सिबल, नॉट फ्लेक्सिबल मीन्स हम चेंज नहीं कर सकते इसमें। ये क्या होता है, स्टेबल होता है। एक बार एक्शन कर दिया उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना पड़ेगा सारा। तो इसको आप लिख लीजिए, वंस प्लान आर मेड it not be in the position, it not be in the position to change। ये चेंज करने की पोजीशन में नहीं होता, क्योंकि ये क्या होता है, कंप्लीटली रिजिड नेचर का होता है। वंस प्लान आर मेड, अगर बन गया तो इट नॉट भी, चीज को आप फोकस कीजिए ध्यान से, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक पॉइंट है, इट रिड्यूस क्रिएटिविटी। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, आप अलग पॉइंट लिखिए, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। ये क्रिएटिविटी को क्या करती है, रिड्यूस करती है। वो कैसे रिड्यूस करती है, आप भी मैंने पढ़ा था कि प्लानिंग है वो रिजिड नेचर का होता है। मीन्स एक बार प्लान सेट हो गया, आपको उसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। आपके कोई आइडिया आ रहा माइंड में या आप कुछ नया करना चाहते हो तो आप उसको नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, इसके बारे में हम जब केस स्टडी पढ़ेंगे तो हम इसमें क्लियर कर लेंगे। बहुत सारी केस स्टडी इसके बारे में, मोस्ट इसके बारे में केस स्टडी आती है, रिजिड वाला और क्रिएटिविटी के बारे में। ठीक है ना, मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ब्लाइंड फ्लावर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखा रहा हूँ, ब्लाइंड फ्लावर। हमें ब्लाइंड फ्लावर बनना पड़ेगा, चाहे वो गलत है सही है, बट अगर डिसाइड हो गया एक बार तो बाद में हम उसको चेंज नहीं कर सकते। सो प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। से जो भी सजेशन वगैरह है वो न्यू आइडिया वगैरह है उसको हम कोई कंसिडर नहीं करेंगे। मीन्स एक बार फाइनल हो गया तो फाइनल। तो ये क्या करता है, क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है। फिफ्थ लिमिटेशन, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। ये सबसे बड़ी इसकी लिमिटेशन है, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। अब आप एक चीज देखिए, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन ये कह रही है कि प्लानिंग होता है
वो डायनामिक इन्वायरमेंट में वर्क नहीं कर पाता। में कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। तो फिर हम प्लानिंग क्यों करें? आपको पता है कि प्लानिंग किस लिए की जाती है? प्लानिंग फ्यूचर के लिए की जाती है। और ये इन्वायरमेंट भी कहाँ होता है? फ्यूचर में होता है। हमने लास्ट चैप्टर किया था, उसमें हमने पढ़ा था कि फ्यूचर में बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। हमने इसके 5 डायमेंशन पढ़े थे जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। तो ये सारे फ्यूचर में होते हैं और इसको ये अडॉप्ट नहीं कर पाता, मीन्स उसमें प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता। तो ये सबसे बड़ी लिमिटेशन मानते हैं इसको कि प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। इसका रीजन क्या है, ये काम क्यों नहीं करता? क्योंकि आपने एक पढ़ा था, देखिए मैं इसका रीजन लिखा रहा हूँ, आप इसको याद रखिए। इसका रीजन ये होता है कि हम कुछ सर्टेन अजम्पशन के बेस पे काम करते हैं, सर्टेन अजम्पशन के बेस पे काम करते हैं। और वो अजम्पशन जैसे कोई इन्वायरमेंट में चेंज होता है, वो अजम्पशन हमारा ब्रेक हो जाता है और हमारी प्लानिंग फेल हो जाती है। तो समझ में आया? प्लानिंग डायनामिक इन्वायरमेंट में वर्क नहीं कर पाता। इसका रीजन ये है कि हम कुछ अजम्पशन के हिसाब से चलते हैं। हम ये कुछ सोच लेते हैं, एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग सेट कर लेते हैं कि ऐसा होगा तो हम इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। लेकिन जैसे इन्वायरमेंट में चेंज होता है, हमारा जो अजम्पशन है वो ब्रेक हो जाता है और अल्टीमेटली हमारा जो प्लानिंग है वो सिस्टम फेल हो जाता है। फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे मान लो एक बिजनेसमैन है, इसने सोचा है कि डिस्पोजल की फैक्ट्री है इसकी, कि मेरा जो टारगेट है वो 20 लाख रुपये सेल का टारगेट है नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, तो अब ये कुछ अजम्पशन ये लगाता है कि मेरा बिजनेस है वो बंद नहीं होएगा, मेरे जो वर्कर है वो वैसे ही काम करते रहेंगे। ये कुछ अजम्पशन फॉलो करते हैं। लेकिन क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाल दिया, गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया कि जो डिस्पोजल फैक्ट्री है उसको बंद करो। अब इसको क्या करना पड़ेगा, ये अपना सिस्टम को बंद करना पड़ेगा। और जैसे ये सिस्टम बंद करेगा तो क्या यह टारगेट अचीव हो जाएगा? उसका नहीं हो पाएगा। मीन्स प्लानिंग हमारी क्या होगी? फेल हो गई। यहाँ पे हमारी प्लानिंग क्या होगी? फेल होगी। ये किस वजह से फेल होगी? इन्वायरमेंट में कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से फेल होगी। उस फेल होने का रीजन क्या था कि हम ये मान के चल रहे थे कि हमारा बिजनेस कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, हमने ये सोचा ही नहीं था कि ऐसा कोई ऑर्डर आ जाएगा। हमारे पास लेबर पूरी रहेगी, ठीक है, प्रॉपर रॉ मटेरियल रहेगा, प्रॉपर मनी मटेरियल, मतलब सब कुछ रहेगा हमारे पास। तो ये कुछ अजम्पशन, तो अजम्पशन की वजह से क्या होता है? प्लानिंग फेल हो जाता है। तो अब आप इसको लिखना कैसे? आप इसको लिख लीजिएगा। आप लिखिए देयर वर वेरियस डायमेंशन इन बिजनेस इन्वायरमेंट। लिखिए देयर आर वेरियस डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ये आपने पढ़े हैं। They affect our planning because our planning is based on certain assumption। कुछ अजम्पशन के ऊपर बेस होती है ये। तो एक तो हमारा प्लानिंग का फेल होने का एक ये रीजन रहता है। दूसरा, जो इन्वायरमेंट होता है उसको हम प्रेडिकेट ढंग से नहीं कर पाते, उसका जो प्रेडिकेशन है उसको हम ढंग से नहीं कर पाते, क्योंकि एक डिफिकल्ट फंक्शन है ये। ठीक है ना? आप दूसरा लिख लीजिए इसमें रीजन, इट इज डिफिकल्ट टू फोरकास्ट द फ्यूचर चेंज। It is difficult to forecast the future change। फ्यूचर में क्या चेंज होगा
हम इसका अच्छे से पता नहीं लगा सकते। एंड इफ देयर विल बी चेंज, if there will be change in future, अगर वहां पे कुछ चेंज होगा, प्लान में भी फेल, प्लान में भी फेल, आपका प्लान है वो फेल हो सकता है। तो ये दो रीजन, आप इस रीजन को ध्यान से पढ़िए। ये केस स्टडी में आपको कीवर्ड्स मिलेगा कि वो फ्यूचर को ढंग से फोरकास्ट नहीं कर रहा और वहाँ पे कुछ अजम्पशन है, वो अजम्पशन हमने ये सोचा था पर्टिकुलर लेवल के रिगार्डिंग और वो हमारी कैपेसिटी खराब हो गई, या हमारा कुछ प्लांट का कुछ दिक्कत हो गई, या कुछ क्लाइमेटी आ गई। इस तरह का आपको कीवर्ड्स में आपको देगा केस स्टडी में। तो जब भी हम केस स्टडी क्लास लगाएंगे तो आप इस चीज़ पर जरूर फोकस करिए। खास करके ये जो हमने 3 केस स्टडी पढ़ी थी लास्ट वाली, रिजिड और क्रिएटिविटी, दोनों एक साथ जैसी है, आप इसको साथ में याद कीजिए। एंड प्लानिंग में डू नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। और एक सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। बहुत बार क्वेश्चन में आया ये, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। मीन्स प्लानिंग ये नहीं कहता कि अगर आपने प्लानिंग बनाई है तो आप सक्सेस होगे। प्लानिंग जस्ट एक गाइड करता है आपको कि आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। अगर आप उस कोर्स ऑफ एक्शन को फॉलो करोगे तो आप ये चांसेज है, पॉसिबिलिटी है कि आप अपने टारगेट को अचीव कर लोगे, बट ये गारंटी नहीं देता कि आप उसमें टारगेट को अचीव करो ही करोगे। तो इसमें क्या होता है, कई बार हम क्या करते हैं, ऐसे जो मैनेज होता है वो ऐसे सेंस बना लेते हैं कि हमने प्लान बना रखा है तो फिर हमारा सारा काम है वो अच्छे से चलेगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होगा हर बार। आपको हर बार कुछ नया प्लान करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें हम कुछ एक लाइन लिखते हैं जिससे क्या होता है हमारा इसका मीनिंग क्लियर हो जाए। इट इज नॉट ट्रू, लिखिए, इट इज नॉट ट्रू that if a plan worked successful in past, it will bring success in future also. It will bring success in future also. नेक्स्ट पे हम लिखिए, सो प्लानिंग ओनली प्रोवाइड ए बेस, ओनली प्रोवाइड ए बेस, इट इज नॉट ए सॉल्यूशन, इट इज नॉट ए सॉल्यूशन। तो इसमें हमने केस स्टडी कवर कर दिया, आप इसमें ध्यान से देखिए। ये हमारा पॉइंट नंबर 6 इंपॉर्टेंट वर्ड लिख लीजिए कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग होता है वो गारंटी नहीं देती कि आप कामयाब होगे। पहले तो स्टेटमेंट लिखिए, इट इज नॉट ट्रू दैट इफ प्लान हैज वर्क सक्सेसफुल इन पास्ट, कि ये कोई सही नहीं है कि अगर वो प्लान है वो पास्ट में अगर कामयाब हुआ है तो इट विल ब्रिंग सक्सेस इन फ्यूचर, तो फ्यूचर में भी कामयाब हो जाएगा, ठीक है। पहले तो एक बार कुछ स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट इसलिए याद करा रहा हूँ मैं कि हो सकता है कि स्टडी में ये स्टेटमेंट आ जाए, तो आप इसको लिख सकते हो कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। सबसे हमारा जो मेन रेलेवेंट बात है वो ये है कि प्लानिंग ओनली प्रोवाइड ए बेस, या प्लानिंग प्रोवाइड ओनली गाइड, इट इज नॉट ए सॉल्यूशन। आपको कैसे इसको यूज कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हमने पढ़ा था मैनेजमेंट एक सेल्फ एप्लीकेशन प्रोसेस है। आप इसको कैसे अप्लाई करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। प्लानिंग की जो
आउटपुट है वो सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका जो आउटपुट है वो कैसा आएगा, ये आपका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ओके स्टूडेंट्स, इस हिसाब से ये हमारी लिमिटेशन और इसकी इंपॉर्टेंस कंप्लीट हो चुकी है और साथ में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अभी हम हमारी नेक्स्ट क्लास में हम इसकी केस स्टडी लेके आएंगे, तो आप वो केस स्टडी साथ में करिए, क्योंकि केस स्टडी करेंगे तो हमारा जो कीवर्ड्स है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और एग्जाम के लिए केस स्टडी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि केस स्टडी में आजकल हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी केस स्टडी बेस्ड होके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी हमारे को हेल्प मिलेगा। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ।